किसी समाज की असली तरक्की वहाँ की महिलाओं की स्थिति से आंकी जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश रहा जो भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी 70 वर्षों तक एक अलग संविधान, अलग झंडा और अलग मानसिकता के बोझ तले दबा रहा। और इसका परिणाम वहाँ की महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया। जी हाँ, अनुच्छेद 370 और 35A ने महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखा। अब 5 अगस्त 2019 जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने अनुच्छेद 370 को इतिहास के कूड़ेदान में फेंका, तो कश्मीर की बेटियों को सिर्फ इंसाफ नहीं मिला, बल्कि वो हक मिला जो हर भारतीय महिलाओं को संविधान द्वारा दिया गया है। अनुच्छेद 370 और उसके साथ जुड़ा अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, लेकिन इस विशेष दर्जे का सबसे बड़ा नुकसान वहाँ की महिलाओं को भुगतना पड़ा। इन अनुच्छेदों का ही असर था कि अगर कोई कश्मीरी महिला किसी गैर कश्मीर पुरुष से शादी कर लेती है तो वह अपनी पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित हो जाती थी। अब उसके बच्चों को राज्य की नागरिकता नहीं मिलती थी और उन्हें शिक्षा, संपत्ति, रोजगार और मतदान जैसी बुनियादी अधिकार नहीं मिलते थे। मतलब ये है कि पुरुषों को ये छूट थी कि वे राज्य से बाहर शादी करें और फिर भी उनके अधिकार सुरक्षित रहें, लेकिन महिलाओं को मानो सजा दी जाती थी। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 15 लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण का खुला उल्लंघन था। अब कोई कांग्रेसी आएगा और ये कह देगा कि आप हर बात के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं। अरे, जो आपने किया है उसकी जिम्मेदारी क्या पाकिस्तान की पीपल पार्टी लेगी? या इतने दशकों तक इतनी गलतियां की हैं तो हम क्या करें? हम चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे, और जब चर्चा होगी तो आपका नाम भी आएगा। जिस कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक महिला आरक्षण बिल तक को ठंडे बस्ते में डाले रखा, उसने अनुच्छेद 370 और 35A का समर्थन करके कश्मीरी महिलाओं के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया। कांग्रेस की सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के नाम पर इन अनुच्छेदों को चुनौती देने की कभी हिम्मत नहीं की। जबकि कोई महिला अदालत पहुंची, कांग्रेस ने राज्य के विशेष अधिकारियों की दुहाई देकर उनके हक को दबा दिया। 2002 में जब जस्टिस लीलू सरन की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ये माना कि महिलाओं के अधिकार नहीं छीने जा सकते, तब भी वहां की विधानसभा ने इसका विरोध किया। अब कांग्रेस के लिए संविधान एक हथियार था, लेकिन कश्मीर की महिलाओं के लिए वह कभी सुरक्षा कवच नहीं बन पाया। महिलाओं का जो ये हक छीनते थे उसका होता क्या था? अगर कोई सिंगल चाइल्ड है तो परिवार में कोई भी पुरुष वारिस जैसे चाचा या भाई, तो संपत्ति उनके नाम हो जाती थी। लेकिन अक्सर ऐसे केसेस में राज्य सरकार या प्रशासन के अधीन बेनाम पड़ी रहती थी और आगे चलकर सरकारी रिकॉर्ड्स में चली जाती। अब ई मामलों में कब्जा या जबरदस्ती ट्रांसफर जैसे हालात बनते। इतने केसेस कैसे हुए हैं जिसमें संविधान का मजाक उड़ाते हुए सरकार ने संपत्ति हड़प ली? अब तक इस विषय पर कोई डेटा पब्लिक नहीं किया है, लेकिन एनजीओ और महिला कार्यकर्ताओं ने बताया कि कम से कम 40,000 से अधिक महिलाएं ऐसी थी जिन्हें 1980 से 2010 के बीच पैतृक संपत्ति से वंचित किया गया, और इनमें से लगभग 10% से अधिक महिलाएं इकलौती संतान थी। 2002 में एक कश्मीरी हिंदू महिला जो दिल्ली में बस गई थी और वहीं शादी की थी, उसे जम्मू स्थित अपने पैतृक घर का हक नहीं मिला, जिसके बाद उनके पिता की संपत्ति जबरन नगर पालिका द्वारा अधिग्रहित कर ली गई थी। अब ये विशेष कानून थे बेटियों को उनके पिता की विरासत से दूर करने के। अब गलतियां सुधारने में समय जरूर जाता है, लेकिन धीरे धीरे दशकों की गलतियां सुधारी जा सकती हैं। अब 5 अगस्त 2019 के बाद न सिर्फ धारा हटी, बल्कि एक पुरानी अन्यायपूर्ण व्यवस्था भी ध्वस्त हुई। अब इसमें प्रमुख बदलाव क्या थे, आइए जानते हैं। सबसे पहले कश्मीर और लद्दाख में महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ। अब कश्मीरी महिलाएं अपने हक की ज़मीन और संपत्ति पर पूरा दावा कर सकती हैं, चाहे उनकी शादी कहीं भी हो। साथ में कश्मीर में उत्तराधिकारी कानून लागू हुआ, जिसमें हिस्सों में हैं और महिलाएं भी वारिस हैं, केवल पुरुष ही नहीं। इसी के साथ बेटियों को अब केंद्र सरकार की सभी योजनाओं में हिस्सा मिलने लगा है। एम्स, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, छात्रवृत्तियां, सब कुछ समान रूप से। अब महिलाओं को सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं को बाहरी पुरुषों से शादी करने पर किसी प्रकार की वैधानिक बाधा नहीं है। साथ ही पोष,
MTP एक्ट, ट्रिपल तलाक बिल सभी लागू हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात को दोहराया है कि देश की आधी आबादी की भागीदारी के बिना नया भारत नहीं बन सकता। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाना सिर्फ एक राजनीतिक या रणनीतिक निर्णय नहीं था, ये सामाजिक न्याय का मिशन था। अब उन्होंने कश्मीर की महिलाओं को अबला नहीं सबला बनाकर दिखाया, और ये फैसला सिर्फ सुरक्षा और विकास की दृष्टि से नहीं था, ये नारी गरिमा की वापसी थी। अब लद्दाख, जो लंबे समय तक कश्मीर की छाया में हाशिए पर था, अब अलग केंद्र शासित प्रदेश है। वहाँ की महिलाएं पहले जहाँ स्थानीय परिषदों और फैसलों से दूर रखी जाती थी, अब प्रशासन, पंचायत और स्वयं सहायता समूह में नेतृत्व कर रही हैं। अब महिला स्वयं सहायता समूह को सीधी फंडिंग मिलने लगी है। अब गांव-गांव में सैनिटेशन, महिला स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, और बौद्ध महिलाओं को अब धार्मिक और सामाजिक मंचों पर आवाज मिल रही है। अब जिन महिलाओं को 70 वर्ष तक उनके ही घर की जमीन पर पराया बना दिया गया था, वह अब न केवल मालिक हैं बल्कि बराबरी की नागरिक हैं। अनुच्छेद 370 का अंत केवल राष्ट्र एकता का मुद्दा नहीं था, ये महिला समानता और संवैधानिक न्याय की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम था। ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां कांग्रेस ने कश्मीर की बेटियों से उनका नाम, जमीन और पहचान छीनी थी, वहीं मोदी सरकार ने उन्हें आत्मसम्मान और अधिकार लौटा दिए।